हेलो फ्रेंड्स, इस सपाटी चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपने पॉलिटी के पहले चैप्टर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखा था। हम आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। देखिए, मैंने अपने वीडियो में पहले बताया था कि ट्रेड जो इंडिया के साथ ट्रेड था, इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ था, मोनोपोली उसकी ख़त्म की गई थी चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। और इसमें चाय के ऊपर और चाइना से ट्रेड को कैंसिल नहीं किया गया था, ठीक है। ये मोनोपोली रिटेन थी, जबकि 1833 में जाकर के चाइना से भी और चाय में ट्रेड भी कर दिया गया था ख़त्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसका आंसर होगा आंसर सी, ठीक है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 टुक अवे द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। कब? 1813 में, ठीक है, ये याद रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि तीन एक्ट लगातार बताए, इसमें बजट का डिस्कशन था। पहला जो बजट का डिस्कशन आया, बजट के बारे में बात हुई थी और वो हुई थी डिस्कशन की, और वो हुई थी हमारे 1892 में, ठीक है। 1892 में क्या हुआ था? बजट को डिस्कस करने का मिला था, ठीक है। जबकि 1909 में क्या हुआ था? वोट का भी प्रोविज़न डाल दिया गया था, ठीक है। और फिर एक और इसी सीरीज़ में लगातार 1919 में भी हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अलग अलग बांट दिए गए थे, यानी सेंटर और प्रोविंस के लिए अलग अलग बांट दिए गए थे बजट को, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, फेडरल कोर्ट की बात नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने अपने पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पहले पार्ट में देखा था कि पहला ही जो एक्ट था उसमें ही ये प्रोविज़न लाया गया था। कब? 1773 में। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट बन गया था, कब बना था? ये सुप्रीम कोर्ट जो बन गया था वो 1774 में बना था, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसमें इसका प्रोविज़न डाल दिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप पढ़ लें इसको। द प्रोविज़न फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, ये कहाँ पे? एट फोर्ट विलियम कैलकाटा, ओके। पहला था कैलकाटा में, और कब हुआ था? 1773 के आर्टिकल में, ठीक है, चार्टर एक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। अब मैंने पहले बताया था, अभी सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट हमने अपने पॉलिटी के दूसरे वाले पार्ट में बताया है, ठीक है। उसमें फेडरल कोर्ट की बात कब की गई थी बताइए? तो उसमें की गई थी 1935 वाले एक्ट में, ठीक है। 1935 के एक्ट में फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, ठीक है। यहाँ पे कोई 1935 है? देखें, नहीं, ये 61 नहीं, 99, ये यानी नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये देखिए, फेडरल कोर्ट जो है इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ऑन 1 अक्टूबर 1937 इसको बना दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखा किस एक्ट के थ्रू आया था, तो 35, और ये बना कब था? याद रखिएगा, 1937 में ये फेडरल कोर्ट बन गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम अब ये हमें मैच करना है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ मैच करना है बेसिकली, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि 1784 में 2 ऑर्गन बनाई गई थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ बोला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसका क्या जाएगा? 17 यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। ये 2 बॉडी बनाई गई थी, उसमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पूछा गया है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना है? हमारे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमने पिछले वाले अपने क्वेश्चन में देखा था इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1774 में हुआ था, और किस एक्ट के तहत हुआ था? 1773 के एक्ट से। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। अब देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जो है चार्टर एक्ट 1813 में किया गया था, ठीक है। यानी सी का
3 हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, देखिए लॉ मेंबर, मैंने जब 1833 का आर्टिकल चार्टर एक्ट बताया था तो उसमें बताया था कि एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था। और पहले ऐसे लॉ हमारे फर्स्ट लॉ कमीशन भी बनी थी उस वक्त 1935 में, वो लॉर्ड मैकॉले के अध्यक्षता में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डी का ऑप्शन हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो यहाँ से हमने मैच कर लिया। अब इसके देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी। अब यहाँ डायरकी बात हो रही है। देखिए अपने वीडियो में सेकंड पार्ट में हमने बोला था जो 1919 का एक्ट आया था, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये एक्ट, क्योंकि आप जाके स्पेसिफिकली देख सकते हैं उस एक्ट को, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा 1919 के एक्ट में आया था डायरकी, यानी क्या था, एक रिजर्व लिस्ट बना दी गई और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बना दी गई थी। तो उस लिस्ट सिस्टम को ही डायरकी कहा गया था। यानी इसमें क्या होगा, आप एक बार पढ़ें, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू द 2 हाउसेस। नहीं, जो डिवीज़न होता है उसे हम बाई कैमरलिज्म कहते हैं। जब 2 हाउस मतलब बाई मतलब 2 और कैमरलिज्म हाउस, जब 2 हाउस की बात अगर की गई है तो वो बाई कैमरलिज्म कहलाएगा, डायरकी नहीं कहलाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी देखते हैं, हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, 1 इन लंडन एंड अदर इन दिल्ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा हमें। ये डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरी। देखिए क्या बोला है यहाँ, सब्जेक्ट्स, मैंने अभी क्या बोला कि रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये जो 2 लिस्ट की बात की गई थी, ये हमारे, यानी इसका आंसर हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये देखिए आंसर डी यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये जो बी ऑप्शन है ये डबल गवर्नमेंट की बात की गई है, ये लिस्ट की बात नहीं की गई है। डबल गवर्नमेंट तो ठीक है, सेंटर पे हो या स्टेट पे हो, उसे हमें यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है डायरकी, ठीक है। यहाँ जो रिलेटेड है ये है सब्जेक्ट से, कि लॉ कौन बनाएगा किस पे। जैसे कि आज हमारे स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट है। उस वक्त 2 लिस्ट बनाई गई थी, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो डायरकी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआर्क विच मीन्स डबल रूल, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन हिस्ट्री, ये याद रखना, डायरकी से कई बार कंफ्यूजन होता है कि डबल रूल का मतलब हो गया कि 2 गवर्नमेंट होगी। नहीं, 2 गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे बेसिकली लिस्ट की बात की गई है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू डिवीजन ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ बनाने का, कि जो सब्जेक्ट्स होंगे किस टॉपिक पे कौन लॉ बनाएगा, उस चीज़ को यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डायरकी कहा गया है, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। यहाँ डायरकी एट सेंट्रल लेवल की बात की गई है। वो जो डायरकी हमने अभी 1919 में पढ़ा था, वो 1919 के एक्ट में केवल प्रोविंसेस के लिए लाया गया था, ठीक है, प्रोविंसेस के लिए। अब जो है वो सेंटर में पूरा ले आया गया हो, सेंटर के लिए डायरकी लाई गई हो, वो था हमारे अगले एक्ट में। इसके बाद एक अगला एक्ट जो हमारा आया था 1935 में, ठीक है। तो ये और ऑप्शंस देख लेते हैं। 1919 को मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको मॉन्टेग्यू-कैम्पबेल रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन को एक बार आप पढ़ लें। ये देखिए आप यहाँ से, हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वॉज ओरिजिनली पास्ड अगस्त 1935, ठीक है, अगस्त 1935। इसके सैलिएंट फीचर्स मैंने उस वीडियो में भी बात की है, इस वीडियो में भी एक बार देख लेते हैं। डायरकी एट सेंटर, ये याद रखना है, एट सेंटर, डायरकी एट सेंटर किस पे, 1935 में। डायरकी एट प्रोविंसेस किस पे, 1919 के एक्ट में, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज टू सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन। ये देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है। ये एक तो पहला सेंटर पे डायरकी, दूसरा ऑल इंडिया फेडरेशन बात करें जिसमें प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मर्ज करके एक यूनिट बनाया जाएगा, ठीक है। पर ये कभी बन नहीं पाया था ये, क्योंकि हमारे प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था ज्वाइन करने। फिर सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद इफेक्ट। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि हमें जनरली किस किताब में हम पढ़ते नहीं हैं इस चीज़ को कि बर्मा को कब अलग किया गया था, तो सेपरेटली नहीं पढ़ें, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ लें एक बार, ठीक है। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1937। इसका मतलब ये 1935 के एक्ट के तहत ही हुआ था, ठीक है। अगला द फेडरल कोड, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फेडरल कोड जो है बना था 1935 के एक्ट, और बना कब, 1937 में। एक्ट कौन सा था, 1935 का, ठीक है।
और ये सर मॉरिस ग्वेर पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है। या सेंट्रल फेडरल बैंक यानी आरबीआई की बात जो है, हमारा आरबीआई भी इसी एक्ट के तहत आया था। ये कुछ फीचर्स थे, ठीक है, ये समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप डायरेक्टरी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। अभी हमने पढ़ा था ऊपर इसी में, तो इसमें हम आराम से मार देंगे। प्रोविंस की बात नहीं की गई, यहाँ पे बात की गई है सेंट्रल लेवल पे, तो याद रखना है सेंट्रल लेवल, ठीक है। प्रोविंस की बात की गई होती तो हम मारते हैं आंसर 1919, ठीक है। द एक्ट ऑफ, ये नहीं थे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद अगला, इसको पढ़ लें एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। यहाँ फीचर्स पूछा है इंडिया एक्ट 1919 के, ठीक है, तो आप इसको पढ़ें पहले। द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, क्या बोला है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। अभी मैंने बताया था कि अगर डायरकी की बात की गई प्रोविंस पे तो वो 1919 पे था। क्या पूछा, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंस, बिल्कुल ये सही लग रहा है हमें। चलिए देखें, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी तो वो तो हमने पिछले ही वाले क्वेश्चन में पढ़ा, 1909 था। और अगर इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाए तो सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, ठीक है, इनके लिए भी ले आया गया था। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट अगर डिप्रेस क्लास के लिए कहा जाए तो वो 1935 में आया था। यानी तीन चीज़ है, पहला मुस्लिम, फिर सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, ठीक है, और तीसरा जो था कि वुमेन और डिप्रेस क्लास, इनके लिए जो आया था वो 1935 में आया था। तो यहाँ पे पूछा हमें, क्या बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने के पावर, बाय द सेंटर टू प्रोविंस। हाँ, क्योंकि डायरकी लाया ही प्रोविंस पे गया था इस वक्त, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 1 ऑप्शन एंड 3, ये 2 हमने क्यों गलत काटा, क्योंकि 1909 में लाया गया था, नॉट इन 1919, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हाँ इसका आंसर क्या है, ये देखिए आंसर सी, 1 एंड 3 ओनली, 2 नहीं है। तो एक बार इसको आराम से पॉज करके पढ़ लें, ठीक है। ये ठीक, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर हम देखें कि सवाल जो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, यानी ऑटोक्रेसी होता है रूल बाय वन, यानी अथॉरिटेरियन टाइप, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अथॉरिटी हो गई मेन, ठीक है। ये कब आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर ऐसे कोई बहुत ही डिटेल वे में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था तो वो 1935 के एक्ट में लाया गया था। इससे पहले तो कोई ऐसी डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आई थी, ठीक है। और 1935 में ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई थी। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता, ठीक है, यानी खुद से रूल करने का उनको दिया गया था पावर, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं आंसर इसका सी जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 13वां जो है, इसमें द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरलिज्म की बात की मैंने, बाई कैमरलिज्म यानी 2 हाउस की बात की गई है, ठीक है। ये कब लाया गया था, तो हमने पहली बार जो बाई कैमरलिज्म देखा था वो देखा था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में, ठीक है। इसी टाइम पे इलेक्शन, ठीक है, और बाई कैमरलिज्म आया था, ठीक है। इलेक्शन पहले भी 1892 में भी इलेक्शन हुए थे, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप का था। इसमें थोड़ा डायरेक्ट इलेक्शन की थोड़ी सी लिमिटेड वे में था, ठीक है। तो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म जो होगा ये सी आंसर होगा, ठीक है। इसको पढ़ लें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज टू कंसिस्ट ऑफ एन अपर हाउस नेम द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये याद रखना कि काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड द लोअर हाउस वाज नेम्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। द काउंसिल ऑफ स्टेट वाज कंपोज्ड ऑफ 60 मेंबर। हियर द थिंग टू रिमेंबर इज द काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके, द लोअर हाउस council of state, that is upper house, was of 60 members and of whom 34 were elected। 34 जो थे इलेक्टेड थे। लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारा लोअर हाउस था वो क्या था, 114 लोगों मेंबर्स का था, ठीक है। उसमें 104 इलेक्टेड थे। ये चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन। ओके, तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस अ बाई कैमरल लेजिस्लेशन एट द सेंटर। हमने बाई कैमरल लेजिस्लेशन पढ़ा अभी, ठीक है, ये पढ़ा था अभी पिछले ही सवाल में, बताइए, एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक। देखिए, मैंने जब अपने वीडियो में बताया हुआ है तो वहाँ पे एक एक्ट का जिक्र किया था 1861 में, ठीक है, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने लाया था एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। तो वो था वॉइसरॉय द्वारा, वॉइसरॉय। यहाँ सवाल पूछा गया है प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो वो हमने जो लिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। दो इन ब्रिटिश इंडिया गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस विदाउट द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। मैंने क्या बोला था, 1861, ठीक है। यहाँ पे उस वक्त वाइसरॉय थे, यहाँ गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, ये नहीं, उस वक्त वाइसरॉय बन गए थे, वाइसरॉय की पोस्ट आ गई, ठीक है। तो हाउ द प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, दैट इज आर्टिकल 123। ये आर्टिकल 123 आज के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये चीज़ याद रखना है कि जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 123 में मेंशन्ड है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इज इंस्पायर्ड बाय सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। यहाँ पे सवाल बड़े अच्छे से देखने की है कि पहली बार इंडियन को लॉ मेकिंग में कब लाया गया था। अपने वीडियो में हमने वहाँ पढ़ा था उस वाले चैप्टर में कि 1861 में 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है, राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला, इन तीनों को नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया गया था, ठीक है, लॉ मेकिंग पावर में इनको इंक्लूड किया गया था। लेकिन यहाँ सवाल पूछा है कि विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम जब सवाल आ रहा है तो हमें यहाँ सोचना पड़ेगा, मेड इट पॉसिबल, ठीक है, अंदर गए कि नहीं गए वो पता नहीं, यहाँ मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस। तो ये जो है वो चार्टर एक्ट 1833 में था कि ये कह दिया गया था कि कोई भी इंडियन को डिबेयर नहीं किया जाएगा, यानी मना नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ देयर कंट्री, यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना योगदान दे सकते हैं। ये प्रोविज़न 1833 के चार्टर एक्ट में आ गया था, ठीक है। लॉ मेकिंग में कब इंक्लूड किया गया, वो 1861 के चार्टर एक्ट में किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट में किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर अब पढ़ सकते हैं एक बार इसको। उसके बाद अगला है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट में पावर डिवीज़न का, ये किसके उस पर बेस्ड है। तो हमने एक चीज़ देखिए, यहाँ पे याद रखने की बात है कि लोग 1919 मारेंगे, क्यों, यहाँ पे भी डायरकी की बात की गई थी, ठीक है, यानी ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट, 2 लिस्ट, लेकिन रिजर्व लिस्ट, लेकिन अगर डिटेल वे में देखा जाएगा तो हम ये देखेंगे कि 1919 में डायरकी आई थी प्रोविंस पे, और तीन लिस्ट बनाई गई थी 1935 के एक्ट में, ठीक है। यहाँ पे 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और जो आज का कॉन्करेंट लिस्ट है, इस टाइप का 3 लिस्ट बनाया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1835 में, और यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से लिया गया है। यानी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है तो हम मारेंगे आंसर सी, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर सी। द सेपरेशन ऑफ पावर वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड रिप्लेस डायरकी इन प्रोविंसेस विद डायरकी एट सेंटर। और ये भी था, ये मैंने अभी बताया था आपको कि डायरकी जो है वो सेंटर से, वो प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में भी ले आया गया था, कब, 1935 के उसमें। तो 35 एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोविजंस कई बार पूछे जाते हैं, तो हमें इसको बहुत अच्छे तरह से याद रखना है। इसमें और क्या चीज़ें थी, एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, लेकिन कभी बना नहीं था, फिर RBI लाया गया था, ठीक है, और एक, ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अ फेडरल सिस्टम एंड अ डायरकी एट द सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे पूछा है फेडरल सिस्टम, तो अभी हमने पिछले बार में पढ़ा फेडरल सिस्टम 1935 के एक्ट में की गई थी, और डायरकी
एट सेंटर भी 35 में किया गया था। तो यहाँ 35 यस। तो हमें ये देखना है कि देखिए 1935 कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना पूछा जा रहा है 1935, ठीक है। तो याद रखना है इसको। प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूडेड इन। अब मैंने इससे पहले ही वीडियो में देखा, इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था, कब कहाँ ऑल इंडिया फेडरेशन विद ऑल द इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये ऑब्वियसली अब दोबारा इसको समझाने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है, ठीक है। एक बार फिर देख लें ये कब आया था कैसे, तो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। फेडरल पॉलिटी की बात की गई है, तो फेडरल पॉलिटी कब आया था? अगर हम फेडरल पॉलिटी की बात करें तो अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, इसको वर्ड बदलने की बात हुई। देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई ना, ऑल इंडिया फेडरेशन वही है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल पॉलिटी कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आज की जो हैं वो उस तरह पहले प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, इसके बिनाम पे बनाने की बात की एज अ सिंगल यूनिट। तो वो कब हुआ था? तो कितनी बार इसको क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हमें याद रखना है। इन द क्या पूछा है क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू। अब रेसिड्यूरी पावर हमने अपने वीडियो के उसमें देखा था, बहुत ही इम्फेसाइज करके बताया है मैंने कि जो रेसिड्यूरी पावर था वो किसको दिया गया था भैया, वाइसरॉय उस वक्त 1935 के उसमें, ठीक है। तो ये पावर जो है कौन बनाया? देखिए यहाँ पे बोला है गवर्नर जनरल ऑप्शन है, वो उस वक्त गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं थी, यहाँ ऑप्शन वाइसरॉय होना चाहिए था। क्वेश्चन वैसे इसका ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन अगर नहीं है हमारे पास वाइसरॉय तो हम गवर्नर जनरल मार देंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल भी उस वक्त वही वाइसरॉय को ही, मतलब गवर्नर जनरल के ही नाम को वाइसरॉय बना दिया गया था 1858 में, ठीक है। यहाँ पे आंसर मारेंगे हम सी, ठीक है। और कोई अगर नहीं होता तो, लेकिन अगर वाइसरॉय होता तो वाइसरॉय मारते, ठीक है। तो चलिए अगला जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा इनमें से नीचे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी लॉ कह सकते हैं, ठीक है, ये रूल नहीं बनाए गए थे 1935 में। क्या ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था? चलिए देखेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर, देखिए ऐसा तो कुछ पूरा फुल नहीं था ये, सॉरी ये था, इसमें 10% रिटर्न इलेक्शन मिला था पूछा, यानी प्रोविंस पे इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस प्रोविंस पे था, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर था, ठीक है। इनविसाइजिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये ऑप्शन बी भी लग रहा है हमें, बी और सी भी आंसर सही, मतलब वो ऑप्शन सही है। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू दी लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है ये भी था, यानी अगर हम देखें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की आया था, नहीं, ये जो ए ऑप्शन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली शायद क्रिप्स मिशन में आया था, यस क्रिप्स मिशन में आया था, ठीक है, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात जो की गई थी वो क्रिप्स मिशन के तहत की गई थी, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा। देखिए ये जो 23rd क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच वन अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ सैलिएंट फीचर, यानी कौन सा इनमें से फीचर नहीं था किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो हमने 1935 इतनी बार पढ़ लिया है अभी कि हमें रट जाने चाहिए कौन कौन से थे। तो पहला ऑप्शन बोला ऑल इंडिया फेडरेशन, जी हाँ भाई था भाई था। फिर दूसरा पूछा रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, नहीं, ये वाइसरॉय के पास था, ठीक है, ये वाइसरॉय के पास था। तो यानी ऑप्शन क्या है, ये गलत है स्टेटमेंट, यानी आंसर या नॉट पूछा, यानी आंसर हमारा बी होना चाहिए। लेकिन सी भी देखते हैं, डी भी देखते हैं ऑप्शन। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हाँ भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई है, तभी तो इलेक्शन हुए थे 1937 में और कांग्रेस की सरकार बनी थी बहुत सारे प्रोविंसेस में। फिर ऑप्शन डी बोलता है इट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एट द सेंटर। क्या डायरकी प्रोविंस पे बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंसेस,
ठीक है, और इंट्रोड्यूस कर दिया गया कहाँ, एट सेंटर। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी, यानी हमारा नॉट पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए कितनी बार लगातार सवाल पूछ रहा है, हर एक जगह पे पूछा जा रहा है यही, 1935 इतना इंपॉर्टेंट है। तो 1935 हमें याद कर लेना है। देखिए सब पूछा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट गेव द इंडिपेंडेंस टू इंडिया। नहीं, इट डिड नॉट गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, ना भाई। इट इन्विसाजेस पार्टीशन। नहीं भाई, ये तो 1947 में आया था। ठीक है, इट अबॉलिश द नेटिव स्टेट्स। नहीं भाई, इस वक्त कोई ऐसा वो नहीं था, यानी इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। क्या, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो डायरेक्ट उठा के 1935 से लिया गया है। ठीक है, और हमने इसी वीडियो में पहले 2-3 पढ़ भी चुके हैं, जैसे लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और डायरकी लिस्ट डिविजन्स, पावर डिविजन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। ये सवाल अभी हमने पढ़ा था, 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया था। यानी किस एक्ट इसके आसपास कौन सा है, 1935। तो 1935 नहीं, ये 1909 नहीं, 1919 नहीं, तो कौन सा होगा, 1935। हम आंख बंद करके इसको आंसर मारेंगे, 1935। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वर द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937। 1937 के इलेक्शन में कितने जगह पे सरकार बनी थी, किसकी, कांग्रेस की। ठीक है, यहाँ पे सवाल बेस जो है इसमें थोड़ी देखिए ऑप्शंस में गलती है। ऑप्शन में गलती इसलिए है क्योंकि 8 में बनी थी, 8 ऐसे प्रोविंसेस थे जिस पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया in 1937 एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1935। ठीक है, इलेक्शंस वर हेल्ड इन द 11 प्रोविंसेस, मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, बंगाल, पंजाब, सिंध। द कांग्रेस मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म्ड इन 8 प्रोविंसेस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, पूछा गया है सवाल और ये पूछे भी जा सकते हैं और भी टाइम। तो 8 में बने थे आउट ऑफ 11। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट था। अब एक और चीज़ है कि द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय, कि इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। ये कब किया गया था, ये किया गया था हमारे कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी ना, हाँ अभी पढ़ा था हमने क्रिप्स मिशन में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो कैबिनेट मिशन के उससे बना था, कैबिनेट मिशन के। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है अगर कहा जाएगा तो कैबिनेट मिशन के प्लान पे बना था। ठीक है, ये याद रखना है। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय क्रिप्स मिशन 1942। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी से देखिए, इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी 1883-84 के आसपास। ठीक है, हमारे उस वक्त के जो वाइसरॉय थे वो थे हमारे लॉर्ड रिपन। ठीक है, उस वक्त हुई थी और ये था कि इंडियन जजेज जो हैं वो भी यूरोपियंस का केस लड़ सकते हैं, ये था। तो लोगों ने यूरोपियंस ने इस पर सवाल उठाया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन एक बार पढ़ के देखिए क्या है। टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस फॉर एज फार एज द पेनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वॉज कंसर्न्ड। ठीक है, टू पुट अ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन टू लोकल प्रेस, देखिए प्रेस की बात तो है ही नहीं, यहाँ पे जज की बात थी। टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, ये भी बिल्कुल नहीं है। टू अमेंड द आर्म एक्ट, ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन ए, टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पेनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स वॉज कंसर्न्ड। यानी इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, एक चीज़ और सवाल इस पर आता है कि इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है, कौन से वाइसरॉय, तो वाइसरॉय हमारे लॉर्ड रिपन थे उस वक्त, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये रिपन से रिलेटेड है और ये 1883 के आसपास की बात, 1883-84 की बात है। ठीक है, ये देखिए यहाँ इंट्रोड्यूस ये 1883 में। ठीक है,
वाइसरॉय रिपन हमारे थे। ओके, ये हो गया। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड allotted member seat in each provinces, one representative was in ratio to which population। ये किस पॉपुलेशन के उस पे था? ये तो डायरेक्ट सवाल है, आपको रख लेना पड़ेगा। 10 लाख के पॉपुलेशन के रेशियो में सीट्स डिवीजन था। ठीक है, देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग। द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। द मिशन प्रपोज्ड अ प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम a constitution for Indian Union. The representatives of provinces were based on the population, roughly one representative over 10 lakh population। ठीक है, over 10 lakh population, इस चीज़ को याद रखना है। Who among the following person was not a member of cabinet mission? तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग, ये देखिए, सर पैथेटिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, ये हमारे 3 लोग थे इसके मेंबर। ठीक है, और विलियम वुड वॉज नॉट अ मेंबर। आप यहाँ ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक विलियम वुड भी दिया हुआ है, ये नहीं थे। बाकी पैथेटिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस, पैथेटिक कह दो, पैथिक लॉरेंस, ओके, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड AB अलेक्जेंडर, ये 3 थे, विलियम वुड्स नहीं थे। ओके, तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगली बार हम फिर मिलेंगे, अगले चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं अगले सेशन को लेके आऊँगा क्वेश्चन सीरीज़ के। ठीक है, तो इसको एक बार देख लें आप लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं। इससे सारे हमारे जितने भी एक्ट्स थे उससे सब कवर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।